नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक सचिवालय में होनी है। यात्रा संबंधित अधिकारी और मंत्रियों संग इस बैठक में चर्चा करेंगे। 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा होगी। अब तक 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं। तो सीएम धामी करीब 12:30 बजे सचिवालय में बैठक करेंगे। 15 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये बैठक उत्तराखंड सचिवालय में होगी, राजधानी देहरादून के। और चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारियों संग और जो संबंधित मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम धामी चर्चा करेंगे कि किस तरह से चारधाम यात्रा को सफल बनाया जाए, क्या कुछ तैयारियां अभी भी बची रह गई हैं। इन तमाम मसलों को लेकर ये मैराथन बैठक होगी सचिवालय में। तो चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी की आज बैठक है और हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अरुण, आज 12:30 बजे करीब सचिवालय में चारधाम से जुड़ी बैठक है सीएम की अध्यक्षता में। क्या बैठक में रहने वाला है? जी रोहित, बिल्कुल। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर जो तमाम जो विभाग हैं चारधाम यात्रा से संबंधित वह सभी अलर्ट मोड पर है। और जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या में साल दर साल इजाफा हो रहा है, इस बार भी जो है 60 लाख के पार ये अनुमान है कि इस बार श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पूरा जो है रूट मैप तैयार किया जा रहा है। और तैयारियां चारधाम यात्रा को लेकर जोरों पर चल रही है। 10 मई से जो है चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में तमाम जो विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो या पर्यटन विभाग की बात हो, यानी कि यात्रियों को कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। और ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो उनमें भी जो है पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष किस तरीके से सुधार किया जाए। और जिस तरीके से तमाम जो पिछली बार भी घटनाएं सामने आई थी, चाहे घोड़ा खच्चरों की बात हो या पेटीएम के स्कैनर की बात हो दान के लिए, तो इस तरीके की जो चीजें सामने आई थी वो इस बार ना हो। तो इन सभी चीजों को लेकर के जो है तमाम तैयारी की जा रही है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों और पर्यटन मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री, उनके साथ बैठक भी करेंगे। और साफ तौर पर चारधाम यात्रा को लेकर आने वाले समय में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खासतौर पर निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से देंगे। अरुण, कौन कौन से विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, किस किस विभाग के, और मंत्री कौन कौन से मौजूद रहेंगे? जी रोहित, बिल्कुल। देखिए, इसमें पर्यटन विभाग के अधिकारी हों या मुख्य सचिव राधा रथोड़ी हों, स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार हो, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, ये तमाम जो है इसमें मौजूद रहने वाले हैं बैठक में। और साफ तौर पर चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पूरे राय मशवरा इस बैठक में किया जाएगा। और अभी तक कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, किस तरीके की तैयारी चल रही है, आने वाले समय में क्या कुछ तैयारियां की जानी चाहिए, इसको लेकर पूरी जो है चिंतन मंथन इस बैठक में होगा। चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नरेंद्रनगर राज दरबार से रवाना हुआ गाड़ू घड़ा 8 मई को डिम्मर गांव पहुंचेगी। गाड़ू घड़ा कलश यात्रा बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए पिरोया गया तिल का तेल, महारानी माला राजलक्ष्मी शाह की अगुवाई में जो तेल है उसको पिरोया गया है। 12 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो ये पूरी प्रक्रिया के तहत ये कलश यात्रा आप देख रहे हैं, ये रवाना हो चुकी है। 8 तारीख को डिम्मर गांव पहुंचेगी। तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर यात्रा रुकेगी। उसके बाद 12 मई को कपाट खुलेंगे। उससे पहले इस गाड़ू घड़ा जो है जो रवाना हो रहा है, जिसमें तेल है, इससे भगवान का अभिषेक किया जाएगा।
और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, गाड़ू घड़ा रवाना हो चुका है और कहाँ कहाँ ये यात्रा पहुँचेगी? यात्रा भी निकल चुकी है और बद्रीनाथ धाम कब पहुँचेगी? क्या कुछ पूरी धार्मिक अनुष्ठान की जो परंपरा है किस तरह से रहेगी ये? जी बिल्कुल रोहित, देखिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि जो है वो निर्धारित हो गई है। 12 मई को सुबह 6 बजे भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम क्योंकि भारत के 4 धामों के समेत ही उत्तराखंड के जो 4 धाम है उसमें एक प्रमुख महत्व रखता है। उत्तराखंड में इस और पूरे भारत में से भू बैकुंठ के नाम से जाना जाता है। वहीं हमने देखा है कि कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो उत्तराखंड के अन्य 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ की मैं बात करूँ तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया जो है इनसे थोड़ी भिन्न होती है। जहाँ कपाट और मंदिरों के कपाट शंकराचार्य पद्धति पर खुलते हैं तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है अभी भी टिहरी नरेश जो है उनकी पद्धति के अनुसार खुलते हैं। जहाँ टिहरी नरेश और टिहरी राज परिवार जो है वहीं से पूरी प्रक्रिया निर्धारित होती है। इससे पूर्व जैसे हमने देखा था कि बसंत पंचमी के अवसर पर जो है टिहरी नरेश मनोजेंद्र शाह की राशि से और भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि जो निर्धारित की गई थी उसके बाद जो अब गाड़ू घड़ा कलश यात्रा जो है जिसमें तिल का तेल सुहागिन औरत महिलाओं के द्वारा पिरोया जाता है, इसकी अगुवाई जो है टिहरी की महारानी यानी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान सांसद जो महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह है उनकी अगवानी में जो है सुहागिन महिलाओं ने तिल का तेल पिरोया और गाड़ू घड़ा में भरकर ये यात्रा निकलती है। ये यात्रा उत्तराखंड के विभिन्न पड़ावों से जाती है और जहां बद्रीनाथ धाम से कपाट खोलने से पूर्व डिम्मर गांव, क्योंकि जो डिमरी ब्राह्मणों का पुजारियों का मुख्य गांव है, वहां से होते हुए नरसिंह मंदिर जोशीमठ से योग ध्यान बद्री और पांडुकेश्वर होते हुए 11 मई को जो है ये गाड़ू घड़ा कलश यात्रा जो है वो बद्रीनाथ पहुंचेगी और बद्रीनाथ में भगवान सुबह 6 बजे भगवान का जो अभिषेक होगा उसके बाद तिल का तेल जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर से भगवान बद्रीनाथ के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और वहां पर पूजा अर्चना होगी। चलिए, धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे और एक और बड़ी खबर आ रही है। चिंता वाली बात है, उत्तराखंड की में जंगल की आग विकराल रूप ले रही है। शुष्क मौसम के चलते आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 24 घंटे के भीतर प्रदेश में आग की 54 नई घटनाएं सामने आई हैं। 75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक कुल 657 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो गया है। तो ये चिंता की बात है। हर साल की तरह उत्तराखंड में इस साल भी फायर सीजन शुरू हो गया है। 24 घंटे के अंदर ही 54 नई घटनाएं दर्ज हुई हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जंगल धधक रहे हैं, आग से सुलग रहे हैं। जंगली जानवरों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैव विविधता नष्ट हो जाती है इन आग की वजह से। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे जानवर हैं जो इन आग में जल जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं अरुण सैनी से, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, बहुत चिंता की बात है, फायर सीजन शुरू हो गया है और हर साल की तरह इस बार भी अगर बारिश नहीं हुई तो जंगल इसी तरह से धधकते रहेंगे। क्या तैयारी है वन महकमे की फिलहाल? जी रोहित, देखिए उत्तराखंड में के वनों पर अगर वन अग्नि की बात की जाए तो वन अग्नि से भारी संकट आया हुआ है। गुरुवार को ही दिन की अगर बात की जाए तो आग लगने की 54 घटनाएं जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले 23 अप्रैल को वनों में आग लगने की 52 घटनाएं हुई थी। यानी कि वन अग्नि से जंगल तो खाक हो ही रहे हैं बल्कि ग्लेशियर को भी इससे खतरा पैदा हो गया है। जंगल की आग से जो ब्लैक कार्बन निकल रहा है वो ग्लेशियर के लिए भस्मासुर बन रहा है और इससे पर्यावरण के साथ ही इंसानी जीवन को भी बड़ा खतरा यहाँ पैदा हो रहा है। इस हालांकि बात की जाए तो जंगलों की आग जिस तरीके से बढ़ रही है और लगातार जो है ये आग विकराल रूप ले रही है, ऐसे में चाहे जंगली जानवरों की बात हो या आदमियों की भी बात हो तो सभी को जो है इससे खासा नुकसान हो सकता है और सभी के लिए जो है एक खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वन महकमा जो है वो आग को बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक सभी जो प्रयास है वो असफल साबित हो रहे हैं और जंगलों की जो आग है वो लगातार धीरे धीरे जो है विकराल रूप ले रही है। यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर साफ तौर पर निर्देश दे चुके हैं। डीएफओ को भी साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है आग पर काबू पाया जाए और अगर बारिश जिस तरीके से अगर बारिश नहीं होती है तो ये आग और भी बढ़ने की जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसे में 15 जून तक जो है जो ये आग लगने का सीजन रहता है वो चलेगा। तो ऐसे में आने वाले समय में जिस तरीके से गर्मी और अधिक बढ़ेगी तो और भी ज्यादा विकराल रूप जो है ये आग ले सकती है। चलिए, धन्यवाद अरुण तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद सीएम धामी ने अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार कमान संभाल लिया है। सीएम धामी बीजेपी स्टार प्रचारक के तौर पर
अन्य राज्यों में भी धाकड़ प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में तेलंगाना के वारंगल में सीएम धामी ने रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी अरूरी रमेश के पक्ष में मतदान की अपील की। अभिनंदन करता हूं आप सबका। मोदी जी के तीसरे टर्म में जहां विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ेगा, वहीं दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। और जब तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा तो हमारे इस तेलंगाना में भी, हमारे इस वाराणसी में भी, आसपास के क्षेत्रों में भी किस प्रकार से विकास आगे बढ़ेगा, किस प्रकार तेजी से यहाँ काम होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का तेजी से विकास होगा, यूनिवर्सिटियां बनेंगी, रोड बनेंगे, रेलवे बनेंगे, अनेक प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे भाइयों बहनों। और उसके लिए जरूरी है कि अरूरी रमेश को आप भारी बहुमतों से। एक तरफ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने केवल भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं, जो केवल तुष्टीकरण की बात कर रही है और वोटों के लिए एक खास वर्ग को आरक्षण तक देने की बात कर रही है। आपकी मेहनत की कमाई, आपके बाप दादाओं की कमाई को भी आप कांग्रेस के घोषणा पत्र में दूसरे लोगों को सरकार बनने पर दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। 2024 के इस चुनावी रण में बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया और फिर क्या, एक एक कर कई कांग्रेस समेत कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन क्या इन नेताओं के आने से बीजेपी के सभी विधायक खुश हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अब कुछ नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे बीच में उपस्थित बहुत सम्मानित सबसे पहले फेसबुक की एक पोस्ट आपको दिखाते हैं। ये पोस्ट है बीजेपी के लैसडाउन से तीसरी बार के विधायक महंत दिलीप रावत की, जिसमें लिखा है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आगे लिखा है, अब क्या नमामि गंगे योजना यहाँ भी शुरू की जाएगी या नहीं। दिलीप रावत की ये पोस्ट अनुकृति गुसाई की ज्वाइनिंग की प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा रही है। वहीं इंटरनेट पर ये पोस्ट खूब वायरल भी हो रही है। दरअसल विधायक दिलीप सिंह रावत और हरक सिंह का 36 का आंकड़ा रहा है। दिलीप रावत ही भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ के विधायक हैं। हर प्रकार की चीजें तय करके चीजें तय होती है, मत पूछा करो। वहीं बीजेपी के लैंसडाउन विधायक के पोस्ट पर कांग्रेस ने भी बीजेपी की चुटकी ली। हरीश रावत ने कहा कि जो बात कांग्रेस कब से कह रही थी, वही बात अब बीजेपी के लोग भी कहने लगे हैं। जो हमको इस बात की खुशी है कि जो बात आज से 4 महीने 5 महीने पहले हम कह रहे थे, अब जो है वो बात भाजपाई भी कहने लग गए हैं। और एक विधायक जो महंत भी हैं, उन्होंने कहा है गंगा होगी मैली, पापियों का पाप धोते धोते करके। तो ये आम भाजपाई की व्यथा है। आज के दिन जो आम भाजपाई है, वो आम भाजपाई ये दूसरे तीसरे चरण के जो मतदान है, उनमें जो है स्वयं इन पापियों से भरी हुई भाजपा को दंडित करेगा। कहेगा जब तक सुधरती नहीं, गंगा साफ नहीं होती है, तब तक जो है हम तटस्थ हैं। बहरहाल कांग्रेस से लबालब हो चुकी बीजेपी के अंदर अब पार्टी के कोर वर्कर्स की छटपटाहट भी सामने आने लगी है। विधायक दिलीप रावत से पहले बीजेपी के लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरण सिंह फड़त्याल भी ऐसे ही एक ज्वाइनिंग पर खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। माना जा रहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो निकाय चुनाव में सत्ता संघर्ष और खुलकर सामने आ सकती है। वहीं बीजेपी में ये विवाद यही नहीं थमता दिख रहा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री दिनेश धने और बीजेपी के टिहरी लोकसभा सीट से विधायक किशोर उपाध्याय के बीच आपसी खींचतान शुरू हो गई है। टिहरी झील में कराए गए कार्यों को लेकर पूर्व मंत्री दिनेश धने ने टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय पर आरोप लगाए हैं। दूसरे उपाध्याय ने धने के आरोपों को गलत बताते हुए टीएसडीसी से संबंधित ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा है। हमको क्यों कहना है कुछ? एक ने कहा है, दूसरे ने उसका जवाब दे दिया। जो कुछ है उस जनता की उसमें है। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने उसका उत्तर दे दिया। तो अब हमको उसमें काहे को कुछ कहना है? पार्टी के भीतर इस प्रकार पार्टी से कोई मतलब उस तरह का मसला ही नहीं है। व्यक्तिगत मसला मानते हैं सर? नहीं, व्यक्तिगत या पार्टी का कोई मसला उस तरह का नहीं है ना। जब तक कोई चीज़ उस तरह से ना आए, अभी तो
एक दूसरे की बात है, चलती रहती है ये बातें। भला कांग्रेस से मौका भी कैसे चुकने देती। कांग्रेस संगठन महामंत्री मधुरदत्त जोशी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी कुनबा बढ़ाने की बात करती है और दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ताओं में असंतोष है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता अंतर्द्वंद के शिकार हैं। अभी तक सरकार के 4 मंत्री के पद नहीं भरे हैं, जो दर्शाता है कि बीजेपी की स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली है। देखिए, निश्चित रूप से आपने ठीक कहा कि एक तरफ तो आप कुनबा बढ़ाने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आपने कार्यकर्ताओं में भयंकर असंतोष है। आपके कार्यकर्ता बिल्कुल ही अंतर्द्वंद के शिकार हैं। आप देखें ना किस तरीके से, आप पत्राचार भी देख लो, किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें हो रही हैं। आप 4 मंत्रिमंडल के पद नहीं भर पाए हो अभी तक। एक अनार 100 बीमार की स्थिति वहाँ पर है। आपने अपने कार्यकर्ताओं को 2 साल आपकी सरकार बने हो गए हैं, आप 20 कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज नहीं कर पाए, उनका एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, उनको आप कहीं पर भी दायित्वधारी या दायित्व नहीं दे पाए हो। और आज जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में और झगड़ा है। आज जो कम प्रतिशत मतदान हुआ या भाजपा का कार्यकर्ता सक्रिय नहीं था, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो झगड़ा है वो सतह में आ गया है, वो जमीन पे झगड़ा आ गया, वो निचले स्तर पर आ गया और ब्लॉक स्तर में तमाम ग्रुपबाजी बन गई है। एक दूसरे के पीछे लोग पड़ गए हैं और बड़ी गुटबाजी देखने को सामने आ रही है। अब ऐसे में भले ही बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने में कामयाब रही हो, लेकिन इससे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी और अंतर्द्वंद देखने को मिल रहा है, उससे बीजेपी किस तरह से पार पाती है, ये तो आने वाले वक्त पर ही निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। – 2024 का चुनावी रण उत्तराखंड में तो थम गया है, लेकिन वाद विवाद कांग्रेस और बीजेपी में जारी है। एक और बीजेपी जहां कांग्रेस को केवल एक परिवार की पार्टी बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये चुनाव संविधान बचाने और सामाजिक न्याय के लिए लड़ा जा रहा है। – 2024 के लोकसभा चुनाव का द्वंद जारी है। कोई दल जीत को लेकर इतना आश्वस्त है कि उसे किसी बात की फिक्र नहीं है, तो कोई अभी भी जीत की उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं और कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। कांग्रेस की नीति है जो देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान करे, सबसे ज्यादा मेहनत करे, सबसे ज्यादा समर्पण करे, उसे सबसे पीछे रखो। इसलिए कांग्रेस ने वर्षों तक सेना के जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन जैसी मांग पूरी नहीं होने दी। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें खुली छूट दे दी है। हमने कहा कि अगर एक गोली आती है तो 10 गोली चलनी चाहिए और एक गोला फेंकते हैं तो 10 गोले चल जाने चाहिए। साथियों, भाजपा के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है और कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। कांग्रेस की पॉलिसी है जो देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान करे, सबसे ज्यादा मेहनत करे, सबसे ज्यादा समर्पण करे, उसे सबसे पीछे रखो। इसलिए कांग्रेस ने इतने वर्षों तक सेना के जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन जैसी मांग पूरी नहीं होने दी। हमने सरकार बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। हमने सीमा पर खड़े जवानों की सुविधा की भी चिंता की।
कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे संविधान बचाने और सामाजिक न्याय की लड़ाई बताया और बीजेपी पर उल्टा प्रहार किया। देश के बंटवारे की बात, देश में फिरका परस्ती बढ़ाने की बात, देश में दंगे कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देने वाला काम करती है। हम बीजेपी की तरह देश के बंटवारे की बात नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक उद्देश्य से इस तरीके की अफवाहें फैला रही है। मैंने कहा ना, हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, इनकी तरह खोखली बात नहीं करते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा हो सकता है क्या? जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हो वो ऐसे नारा दे सकते हैं? सर्वधर्म समभाव की बात करो। अगर आप सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हो, सारे धर्म आपके लिए बराबर होने चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की बात आप करें। आप केवल सत्ता प्राप्ति के लिए इस तरीके की नारेबाजी करते हैं। वहीं कांग्रेस ने चारधाम यात्रा को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर सरकार को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। साथ ही उन्होंने यात्रा को मॉनिटर कर रहे मंत्री पर भी निशाना साधा और कांग्रेस ने कहा कि राज्य में यात्रा होने वाली है और यात्रा को मॉनिटर कर रहे मंत्री भ्रमण पर हैं। साथ ही कांग्रेस नेता ने सीएम धामी पर भी तंज कसते हुए कहा कि सीएम भी कहीं मंत्री से पीछे नहीं रहे, इसलिए वे भी भ्रमण पर निकल पड़े हैं और सारा जिम्मा मुख्य सचिव को सौंप दिया है। देखिए, हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक करोड़ों लोग हमारे उत्तराखंड में आते हैं चारधाम यात्रा के लिए, लेकिन हर बार उनको अव्यवस्था से गुजरना पड़ता है। पहले भी आपने रोडों की व्यवस्था देखिए कितनी खराब थी। कांग्रेस ने पहले आगाह किया था कि यात्रा सीजन शुरू होने से पहले आप यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं करें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या उसको दूर कीजिए, रोड से संबंधित जो रोड खराब हैं, जगह जगह गड्ढे खुदे पड़े हैं, उनको सही करिए। अब जो हमारे वहाँ पे घोड़े और खच्चर चलते हैं केदारनाथ में, तो उनके भी लिए कोई डॉक्टरों की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जो हमारे तीर्थ यात्री आते हैं उनके लिए स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनको स्वास्थ्य वहाँ पे मुहैया कराया जा सके। और हमने तो पहले ही आगाह किया था, आज चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सरकार को समय रहते हुए इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब इसमें इतनी कार्रवाई नहीं हो पाई है कि अब लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा रोड के लिए, और इतने कोई रहने की भी व्यवस्था आप लोगों ने वहाँ पे नहीं करी। कांग्रेस पहले दिन से इस मुद्दे को उठाती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो यात्री सीजन शुरू होता है उस समय पे व्यवस्था सुचारू करने की बात करती है, लेकिन इनके ढाक के 3 पात हैं। ये कभी सिर्फ कहते हैं, करने में ये लोग विश्वास नहीं रखते हैं, तो इसका खामियाजा तीर्थयात्रियों को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड में 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। पार्टियों की किस्मत मत पेटिका में कैद है। आरोपों का दौर यूं ही जारी रहेगा, लेकिन हकीकत तो जनता जानती ही है। फिर ऐसे बयानों का कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।